गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम नए चैप्टर के साथ आपके साथ आए हैं। तो जो पिछला था हमारा चैप्टर 7 और 8 नंबर का चैप्टर है जो कि आपके सिलेबस में नहीं है। और अब हमारा लेसन 9, ठीक है। आप देखिए, चैप्टर का नाम है बच्चों, युवाओं और वृद्धजनों की लिए सहायक सेवाओं, संस्थाओं और कार्यक्रमों का प्रबंधन। इन कुल मिला के इसमें क्या क्या दिया गया है, यानी 3 के बारे में हम पढ़ेंगे इसमें। देखिए कि संवेदनशीलता या कहें उनकी संवेदनाएं, या फिर ये संवेदनशील क्यों होते हैं, इतने अच्छे क्यों होते हैं, इनकी कौन कौन सी आवश्यकताएं होती हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे बच्चों के बारे में कि बच्चे इतने संवेदनशील क्यों होते हैं, इनकी ज़रूरतें कौन सी होती है, किस प्रकार हम इनकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं, ऐसे कौन से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं या कौन सी संस्थाएं हैं या कौन सी सहायक सेवाएं हैं जो बच्चों के विषय में सोच रही है। दूसरी, युवाओं यानी जो कि वयस्क व्यक्ति हैं, ठीक है, उनकी क्या स्थिति है वर्तमान में, या फिर ये संवेदनशील क्यों होते हैं। और फिर है वृद्धजनों के लिए, ठीक है। तो 3 प्रकार के बारे में हम जानेंगे। बच्चों के लिए बच्चे संवेदनशील क्यों होते हैं, युवा संवेदनशील क्यों होते हैं, क्यों इनके बारे में सोचा जाता है, और वृद्धजन क्यों दया के पात्र होते हैं कि हम इनके बारे में भी सोचते हैं और बहुत सारी सहायक सेवाएं इनके लिए चलाते हैं, या कई प्रकार की संस्थाएं इनके लिए खोलते हैं, या फिर कई सरकारी कार्यक्रम इनके लिए आयोजित किए जाते हैं, या सरकारी कार्यक्रमों का प्रबंधन इनके लिए किया जाता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं इसकी प्रस्तावना। देखिए, किसी भी देश की समृद्धि उसके विभिन्न आयु वर्गों के नागरिकों को की खुशहाली एवं प्रगति पर निर्भर करती है। हम हर देश के कुछ लघु एवं कुछ दीर्घकालिक वित्तीय, सामाजिक, नैतिक लक्ष्य होते हैं जिनकी पूर्ति के लिए सरकार सभी आयु वर्गों को ध्यान में रखते हुए कुछ ऐसी संस्थाओं और सेवाओं का गठन करती है जो बच्चों, युवाओं, महिलाओं एवं वृद्धजनों के जीवन में सुधार के लिए प्रतिबद्ध होती है। तो देखिए, हमारे देश में बच्चे भी हैं, युवा भी हैं, और हमारे वृद्धजन, हमारे सीनियर सिटीजन भी हैं। तो हर के विषय में सोचना हमारा कर्तव्य बनता है। देश की एक जिम्मेदारी है कि उसके देश का हर नागरिक, हर आयु वर्ग का नागरिक खुशहाल रहे और आगे प्रगति करता रहे। तो देखिए, इसका क्या महत्व है। हम सब जानते हैं कि परिवार समाज की मूल इकाई होती है और इसका प्रमुख कार्य अपने सदस्यों की देखभाल करना और उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करना होता है। कोई भी परिवार विभिन्न आयु वर्ग के सदस्यों को मिलाकर बनता है, जैसे कि माता पिता, बच्चे, भाई बहन, दादा दादी, नाना नानी इत्यादि। इसके अतिरिक्त प्रत्येक परिवार का अपना अलग संयोजन होता है, अर्थात हर परिवार किसी दूसरे परिवार से किसी न किसी रूप में भिन्न हो सकता है, और जहां सभी सदस्य मिलकर एक दूसरे की आवश्यकताओं की पूर्ति का प्रयास करते हैं। हालांकि परिवार हमेशा अपने सभी सदस्यों की उत्तम वृद्धि और विकास के लिए जरूरी सभी विशिष्ट सेवाएं प्रदान नहीं कर पाता है। जैसे कि छोटे बच्चों को औपचारिक शिक्षा की आवश्यकता होती है, तो वही सभी सदस्यों को स्वास्थ्य देखभाल की ज़रूरत होती है। इसलिए हर समुदाय कुछ ऐसी संरचनाओं जैसे कि विद्यालय, अस्पताल, विश्वविद्यालय, मनोरंजन केंद्र, प्रशिक्षण केंद्र आदि का निर्माण करता है जो विशिष्ट सेवाओं, सहायक सेवाएं प्रदान करते हैं तथा जिनका उपयोग परिवार के विभिन्न सदस्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कर सकते हैं। अब देखिए, ये जैसे कि इसमें बताया गया है बच्चों के लिए जो सरकारी प्रयास किया गया है या उनके बारे में सोचा गया है, तो उसके लिए क्या खोले गए हैं, विद्यालय। अब है हमारा अस्पताल, ठीक है। अब हमारी आवश्यकताएं क्या है कि कोई भी परिवार का सदस्य यदि बीमार होता है तो स्वास्थ्य केंद्रों की भी व्यवस्था हमारे लिए ज़रूरी होती है। फिर एक युवा पीढ़ी जो हमारी है वो कहाँ जाएगी,
कॉलेजों में पढ़ेगी, अपना फ्यूचर बनाएगी, तो उसके लिए विश्वविद्यालय खोले गए हैं। फिर है मनोरंजन के लिए सिनेमा घर भी खोले गए हैं, जैसे हम सभी देख सकते हैं, बच्चे, बूढ़े और जवान। आमतौर पर हर परिवार से समाज की अन्य संरचनाओं जैसे कि विद्यालय, अस्पताल इत्यादि के उपयोग द्वारा अपने परिवार के सदस्यों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने की उम्मीद की जाती है। परंतु हमारे देश में आज भी कई परिवार ऐसे हैं जो विभिन्न कारणों से अपने सदस्यों की मूलभूत आवश्यकताएं तक पूरा नहीं कर पाते, या फिर समाज की विभिन्न संरचनाओं द्वारा प्रदान की जाने वाली विभिन्न सेवाओं तक पहुंचने और उनका उपयोग करने में असमर्थ होते हैं। इसका संभवतः सबसे प्रमुख कारण परिवार में संसाधनों की, विशेष रूप से वित्तीय संसाधनों की कमी है। इसके अतिरिक्त कई बार बच्चे, युवा और वृद्धजन भी अपने परिवार से अलग हो जाते हैं और अपने दम पर ही जीवन यापन करने के लिए छोड़ दिए जाते हैं। ऐसी स्थिति में उन्हें अक्सर अपनी आवश्यकताओं को खुद ही पूरा करने में कठिनाई होती है। अब भारत में सहायक तथा विशिष्ट सेवाओं एवं संसाधनों की कमी के परिणाम देखिए। भारत में निर्धनता का स्तर अत्यंत व्यापक है। एक रिपोर्ट के अनुसार विश्व के 1/3 गरीब भारत में निवास करते हैं। भारत के योजना आयोग के अनुसार 2004-05 में 37.2% जनसंख्या राष्ट्रीय गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही थी। तीसरा है, केवल 30% से भी कम जनसंख्या को केवल 30% से भी कम जनसंख्या को उचित सफाई सुविधाएं उपलब्ध है। अर्थात 70% से भी अधिक भारतीयों को आज भी उचित सफाई सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। गरीबी, अज्ञानता अथवा स्वास्थ्य सेवाओं तक उचित पहुँच न होने के कारण आज भी बहुत से प्रसव अप्रशिक्षित दाइयों के द्वारा कराए जाते हैं। भारत में मातृ और शिशु मृत्यु दर तथा अस्वस्थता दर के अधिक होने का एक प्रमुख कारण है। हम सब जानते हैं कि आयोडीन की कमी बच्चे की मानसिक और शारीरिक वृद्धि को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करती है। इसके बावजूद देश के आधे से भी कम परिवार आयोडीन युक्त नमक खाते हैं। देखिए, नमक सभी खाते हैं, खाने में हम नमक का यूज बिल्कुल करते हैं, लेकिन हमें कौन सा नमक खाना है इस चीज़ का अनुभव हमें, या फिर हमें कहें तो हमें ज्ञान नहीं होता है। इसलिए मार्केट से हमें नमक जब हम खरीदें तो उस समय ध्यान रखना चाहिए कि आयोडीन युक्त ही नमक हम खाएं, क्योंकि हमारे शरीर में आयोडीन की कमी के कारण कई प्रकार के रोग हो जाते हैं। गेंदा रोग, गलगल रोग आदि कई प्रकार के रोग जो हैं आयोडीन की कमी से ही होते हैं। फिर है, बालिकाओं और महिलाओं के प्रति भेदभाव की भावना लड़कों की तुलना में लड़कियों में घटते अनुपात द्वारा प्रदर्शित होती है। यानी जो हीन भावना जो हमारे यहाँ पे जहाँ होती है वो लड़कियों में ज़्यादा होती है अकॉर्डिंग टू लड़कों के। यह सर्वविदित है कि कुपोषण सभी क्षेत्रों के विकास को प्रभावित करता है। इसके बावजूद भी देश में आज भी 5 वर्ष से कम आयु वर्ग के लगभग
2/3 बच्चे मध्यम या गंभीर कुपोषण से पीड़ित हैं। क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनकी पारिवारिक स्थिति सही नहीं होती है। जब पारिवारिक स्थिति दयनीय होती है तो उन्हें संपूर्ण रूप से सुविधाएं नहीं मिलती है। सुविधाएं जब नहीं मिलती हैं तो ये बच्चे क्या होते हैं, ये संवेदनशील बच्चे होते हैं जिनके बारे में हमें सोचना चाहिए और हमें इन सबको पूरी सारी सुविधाएं दी जानी चाहिए। तो ऐसे जो योजनाएं वो गवर्नमेंट द्वारा भी चलाई जाती है और कई प्रकार के स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम भी इसीलिए चलाए जाते हैं कि जो संवेदनशील बच्चे हैं, जो इनसे पीछे रह जाते हैं, उनका विकास हो सके। फिर देखिए, हर देश तथा राज्य की सरकार और वहाँ के समाज का यह कर्तव्य या दायित्व बनता है कि वह अपने गरीब परिवारों तथा चुनौतीपूर्ण और कठिन परिस्थितियों में काम करने वाले नागरिकों के लिए विशेष प्रयासों एवं नीतियों द्वारा उनकी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने का कार्य करे, ताकि सभी नागरिक अच्छा एवं स्वस्थ जीवन जिएं और बच्चों तथा युवाओं को स्वस्थ एवं प्रेरक परिवेश में समग्र विकास के अवसर प्राप्त हो सके। इसके लिए सरकार को गरीबी तथा कठिन परिस्थितियों में जीवन यापन करने वाले नागरिकों की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न संस्थानों की स्थापना करनी चाहिए तथा बच्चों, युवाओं और वृद्धजनों के लिए विशेष रूप से संगठित कार्यक्रमों की शुरुआत करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त सरकार को उपरोक्त उद्देश्य से कार्य करने वाले निजी क्षेत्र तथा गैर सरकारी संगठनों को भी हर संभव सहायता प्रदान करनी चाहिए। इनमें से कुछ संस्थान और कार्यक्रम नागरिकों की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने पर केंद्रित होते हैं, जबकि कुछ कार्यक्रम समग्र विकास को आधार बनाकर नागरिकों की विभिन्न आवश्यकताओं को एक साथ पूरा करने के लिए कार्यक्रम और सेवाएं प्रदान करने पर केंद्रित होते हैं। यहाँ दूसरे प्रकार का कार्यक्रम लागू करने के पीछे मुख्य धारणा यह है कि नागरिकों की सभी आवश्यकताएं एक साथ पूरी की जानी चाहिए ताकि इनका अधिकतम प्रभाव हो सके। तो इसके लिए देखिए ये जो गवर्नमेंट द्वारा ही चलाए गए हैं, ये संवेदनशील बालक है, युवा है या कहीं बुजुर्ग हैं, तो स्वच्छ भारत एक योजना चलाई गई है। फर्स्ट तो है इसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ फर्स्ट, फिर चलाए स्वच्छ भारत अभियान 1 फिर 2, फिर ये उज्ज्वला योजना ताकि महिलाओं को चूल्हे पर रोटी न बनाना पड़े और जिससे उनकी आँखें उनसे चूल्हे से या लकड़ी के दहन से जो निकलने वाला धुआं है उनसे हमारी आँखों की रोशनी कम होती है या मोतियाबिंद जैसे रोग हो जाते हैं। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने उज्ज्वला योजना चलाई जिसमें हर एक गरीब परिवार को यह गैस वितरित किया गया। फिर है स्वस्थ धरा खेत धरा, फिर है देखिए स्वस्थ धरा खेत धरा। इसके लिए खाद बीज की उन्नत खाद बीज की गवर्नमेंट ने व्यवस्था की। इसके लिए सॉयल हेल्थ कार्ड बनाया है। फिर है स्किल इंडिया कौशल भारत कुशल भारत, स्मार्ट सिटी बनाया है भारत को। स्मार्ट सिटी कैसे, इंटरनेट का ज़माना आ गया ना, इसलिए स्मार्ट सिटी बना दिया है। फिर डिजिटल इंडिया पावर ऑफ एम्पावर, तो ऐसे करके बहुत सी ऐसी योजनाएं चलाई गई। आज हमारा देश कैसा हो गया, डिजिटल इंडिया बन गया है। हर चीज़ हम नेट के माध्यम से ऑनलाइन ही सब चीज़ें हम बुक कर सकते हैं, घर बैठे हम कार्य कर सकते हैं। इसलिए हमारा देश आज कैसा हो गया है, डिजिटल इंडिया बन चुका है। अब हम अगले क्लास में देखेंगे मूलभूत संकल्पनाएं कि ये जो बच्चे होते हैं संवेदनशील क्यों होते हैं, हम क्यों इनके बारे में सोचते हैं।